22 अप्रैल 2023 को जो पाकिस्तान के द्वारा एक घिनौना अपराध किया गया था पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर में, जब वो अपने चार आतंकवादी टोटल रहते हैं, जिसमें से 3 आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान के रहते हैं, आते हैं और हमारे इंडिया के कश्मीर, जिसको स्वर्ग बोला जाता है, उसको नर्क बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हम सब जानते हैं और इसके ऊपर में गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन है, आक्रोश है और रहेगा और रहना भी चाहिए। क्यों ना रहे? क्योंकि हमारा 25 से 26 लोगों को मार दिया गया और वो भी इसीलिए क्योंकि उनका धर्म अलग था। इसके ऊपर में कंटिन्यूअसली 2 दिन से आक्रोश है। इंडिया के हर सेक्शन के लोगों के पास इस चीज को लेकर के विरोध किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है सरकार से कि इनका एक्शन क्या है पाकिस्तान को लेके। क्योंकि जब पाकिस्तान ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है, इन्होंने घिनौना अपराध किया है, फिर इंडिया का भी फर्ज बनता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या इजराइल की तरह हमें, जैसे गाजा ने अक्टूबर में उनके ऊपर अटैक किया था, तो इजराइल ने पूरा गाजा को तबाह कर दिया था, इतने हजारों लोगों को मार दिया गया, क्या हमें भी पाकिस्तान को ऐसे ही बॉम्ब से नस्तो नाबूद कर देना चाहिए? हो सकता है ये क्वेश्चन आए, लेकिन फिर सवाल आता है कि इजराइल का जो दुश्मन गाजा है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है और इसी वजह से इजराइल ये काम कर पाता है। पर हमारा जो पड़ोसी है वो गाजा की तरह कमजोर नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और इसी का फायदा वो उठाता है, इसी वजह से टेररिज्म फैलाता है। तो हम ये काम कर नहीं सकते हैं, जिस दिन आएगा उस दिन करेंगे। दूसरा है कि क्या हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए? तो सवाल आता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हम कर तो दे, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की पहले से ही साजिश थी कि हम ऐसा करेंगे तो इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कंटिन्यूअसली न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से ये न्यूज आ रहा है कि पाकिस्तान अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स बॉर्डर की तरफ बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको अंदेशा है कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है। हमने पुलवामा किया, मिल गया, उरी किया, मिल गया, सब कुछ मिल गया। पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है फल हमको, तो इस बार भी हमको मिलेगा। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यही है कि उनका मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो गया तो इसका कोई फायदा होगा नहीं, पर हम करेंगे, लेकिन समय हम अपना लेंगे और स्थान भी हमारा ही होगा। तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा, हम जैसे वर्ल्ड लीडर्स इस चीज को कंडेम कर रहे हैं और जैसे हम सदियों से कोई भी आतंकवाद होता था हम सीधा कंडेमनेशन करते थे और कोई एक्शन नहीं लेते थे, सीधा कड़ी निंदा की और अगले दिन से संसद में पहुंच गए रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए। तो क्या हमें वैसा ही रिस्पांस इस बार भी देना चाहिए था? नहीं, कम से कम इस तरह की जो गवर्नमेंट अब है वो तो नहीं देगी इस तरह की रिस्पांस को। और पहले भी नहीं दिया जाता था, पर पहले सॉफ्ट अप्रोच पर अपनाया जाता था, लेकिन अब वो इंडिया का रुख जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो थोड़ा बदल गया है। अब हम रिस्पांस देना जानते हैं, कैलकुलेटेड रिस्पांस देना जानते हैं। तो ये रिस्पांस तो नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर होगा जब हमारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो बैठा। क्या होता है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी? तो कैबिनेट कमेटी, आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, आपको ये चीज जाननी चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस तरह की कैबिनेट कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो पहला आप जानिए पीएम होते हैं, दूसरा एचएम होते हैं मतलब होम मिनिस्टर होते हैं, तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, चौथा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद पांचवा डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो इन पांचों लोगों को मिला के कैबिनेट कमेटी बैठी और ये कैबिनेट कमेटी सब तरीके से एनालाइज करती है कि पाकिस्तान को रिटेलिएट कैसे किया जाए, पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए। तब जाकर के निर्णय होता है और वो क्या निर्णय है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या निर्णय है? देखिए, सबसे पहले निर्णय आता है, कुछ मेजर्स हैं, 5 हमने मेजर्स लिए हैं अभी के लिए। फिलहाल हम जो एक्शन लेने वाले हैं वो पाकिस्तान को बताएंगे नहीं, लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी कर दिया 1960 में। उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी था 1960 में, जिसके बारे में पूरा सेशन होने वाला है, इसको हमने सस्पेंड कर दिया। उसके बाद अटारी बॉर्डर हमने शट डाउन कर दिया। जो सार्क वीजा एग्जेम्पशन था, अटारी बॉर्डर पे क्या होता है, लोग आवागमन करते थे, उसको भी हमने खत्म कर दिया। जो सार्क वीजा एग्जेम्पशन था उसको, मतलब पाकिस्तान से वैसे भी लोग वीजा लेके नहीं आ सकते थे इंडिया में, लेकिन सार्क की तरफ, सार्क आपको पता है लोकल हम लोगों का एक ग्रुप था जिसमें सभी नेबरिंग कंट्रीज आते थे। तो सार्क वीजा एग्जेम्पशन था कि सार्क के जो मेंबर्स थे वो इंडिया में आ सकते थे। वो हमने क्या कर दिया, जो एग्जेम्पशन दिया गया था पाकिस्तान को, वो हमने हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए हटा दिया। चलो भैया, मिलिट्री एडवाइजर जो भी इंडिया में थे उन सबको बोला कि आपको इतना दिन का टाइम है, आप यहां से जाइए, क्योंकि आप लोग जब आतंकी भेजते हैं तो आपका कोई हक नहीं है कि डिग्निटरीज या डिप्लोमेट यहां पे रहे। ये हमने खत्म कर दिया। हाई कमिश्नर जो 55 पहले था, एक तो पहले ही कम थे,
हमारे पड़ोसी में हमने एम्बेसी नहीं बिठाया हुआ है, कमीशन नहीं भेजा हुआ है, कम थे 55 थे, अब उसको हमने 20-25 कर दिया। इससे यह दिखाया जाता है कि हम कितना सीरियस हैं इस चीज को लेके। और अभी रिसेंटली पीएम मोदी मधुबनी के दौरे पे थे, उन्होंने बोला, आपको बता दूं कि मोदी जी सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, वो आए इंडिया में जब ऐसी घटना हुई, अभी वो मधुबनी में हैं, उन्होंने हिंदी में वो भाषण दे रहे थे, बट वो सडनली इंग्लिश में उनका स्पीच कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की तरीके की जो घटना है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप लोग 22 अप्रैल 2023 के साक्षी हैं, तो जब इंडिया इसको रिटेलिएट करेगा तो भी आप लोग ऐसे ही मौन रहिएगा जैसे अभी आप मौन हैं। मोदी जी ने दिया, इंडिया का स्टैंड अपना क्लियर किया, बट अभी के टाइम पे फिलहाल का रिएक्शन क्या था वो हमने आपको बताया। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का क्या था, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी था क्या, इसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं। ये कैबिनेट कमेटी के द्वारा लाया गया। अब देखिए, रिसेंटली हमने क्या कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुआ था उसको हमने सस्पेंड कर दिया। बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हो रहा था कि हमने कुछ रिवर्स, हमारे लीडर्स ने एक दूसरे के जो देश के जो नेता हैं उन लोगों ने मिलके बोला कि ये जो रिवर्स है ना, कुछ रिवर्स आप रख लीजिए, उसके ऊपर में आपका कंट्रोल रहेगा, उस नदिया से जो पानी है वो पाकिस्तान को जाएगा, कुछ नदियों के ऊपर में हमारा कंट्रोल रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छे पड़ोसी थे, जबकि सारा नदी जो था इंडिया होके ही जाता था, बट हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह हमने उनको बोल दिया। बट आज हमने बोल दिया कि भैया आज से ये नहीं जाएगा, क्योंकि मोदी जी का ये पहले ही रहा है। हमने 2001 में, देखो, इतना कुछ लोग बोल रहे होंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ग्रेविटी, इस चीज को अगर आप समझेंगे तो हमने पाकिस्तान के साथ 4 जंगें लड़ी। पाकिस्तान हमारे ऊपर इतना बार आतंकवादी हमला करता है, 2001 से लेके 26/11 से लेकर के पुलवामा, उड़ी, इतना अटैक करता है, बट हम फिर भी इसके ऊपर में इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसको सस्पेंड नहीं करते हैं। बट आज हमने वो दिखा दिया। हम हमेशा से बोलते थे, हम हमेशा से पाकिस्तान को चेतावनी देते थे कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए वो उस चेतावनी को हमें सच करना पड़ा। और क्यों ना करें सच, क्योंकि खून और नदियां साथ में नहीं बहाई जा सकती है। जहां से खून बहेगा वहां से पानी नहीं बह सकता है, और इसी वजह से हमने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। क्या था यह ट्रीटी, इसके बारे में हम समझेंगे। अभी शहबाज शरीफ जी का तो मुंह देखने लायक होगा, और कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के जनता को यह चीज देखना होगा कि उनका रिएक्शन किस तरीके का है। पर यह है क्या, तो 1960 में क्या हुआ था, जब हम आजाद हुए थे, जब दो देश एक धर्म के नाम पर और एक डेवलपमेंट के नाम पे आजाद हुआ था, तो दोनों देश के नेता, हमारे देश के श्री जवाहरलाल नेहरू जी और उनके देश के जिन्ना जी, दोनों मिलते हैं। दोनों विजनरी लीडर थे। खैर, मैं जिन्ना जी को नहीं बोलता हूं कि विजनरी लीडर था। जो देश का निर्माण ही धर्म के अकॉर्डिंग हुआ था, वो देश कैसे विजनरी हो सकता है। खैर, उन्होंने सोचा कि भैया अगर हमें पाकिस्तान को डेवलप करना है तो हमें एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खैर, होगा भी, फिर भी सबसे देश का जो किसी भी देश का जो बेसिक नेसेसिटी होता है वो खाना होता है, और खाना आता कहां से है, तो एग्रीकल्चर से। तो अगर एग्रीकल्चर ही हमारे देश में नहीं होगा, अच्छा, तो फिर हम आगे डेवलप करने की सोच ही नहीं सकते हैं। और किसी भी देश में एग्रीकल्चर, खेती डेवलप होगा कैसे, जब उस देश की सिंचाई व्यवस्था ज्यादा बेटर होगी। और सिंचाई व्यवस्था कैसे होगी, बारिश से तो ज्यादा हो नहीं सकती है ना, क्योंकि बारिश कभी होता है कभी नहीं होता है, और बारिश होता भी है तो क्या बारिश इकलौता चीज थोड़ी है जो खेती को अच्छा बना देता है, नहीं। रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। नाउ क्या होता है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैप है। पाकिस्तान में जो 6 प्रमुख नदियां जाती है। देखो, पाकिस्तान का जो पूरा एग्रीकल्चर का जो 90% खेती है, वो जिसके ऊपर में डिपेंडेंट रहता है, वो इन 3 रिवर्स के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। इस इंडस रिवर सिस्टम को आप समझिए। इंडस रिवर सिस्टम क्या था, इंडस रिवर सिस्टम में टोटल 6 नदियां होती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है, तो अगर आपको याद रखना है तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, इन जून कार रन्स अ बिट स्लो, इन जून कार रन्स अ बिट स्लो। इन से इंडस, जून से झेलम, कार से चेनाब, सी से कार, सी से चेनाब, उसके बाद रन से रावी, आर से रन, आर से रावी, उसके बाद बिट से बिट और बी से बिट और बी से ब्यास, उसके बाद स्लो से एस से स्लो और एस से सतलज। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इन जून कार रन्स बिट स्लो।
ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये जो इंडस रिवर सिस्टम में जो 6 नदियां थी, हमने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया कि भैया, हमने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके एक काम करते हैं। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये जिन्ना जी थे, उन्होंने सोचा कि इंडिया के साथ वॉर है, और देखो इस चीज को लेकर के नेहरू जी का लोग के ऊपर में बहुत लोग लालछन उठाएंगे कि इनको बुद्धि नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, पर ये नेहरू जी, अभी हमें पता है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा नीचा गिर सकता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतने ज्यादा नीचा गिर सकती है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी पता था। हमने तो एक अच्छा नेबर बनने की कोशिश की और बदले में एक अच्छा नेबर एक्सपेक्ट किया, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं निकला। बट जिन्ना जो थे वो बहुत ही शातिर दिमाग के इंसान थे। उन्होंने नेहरू जी को बताया कि आपको कश्मीर का इशू सॉल्व करना है ना, ठीक है, करते हैं कश्मीर का इशू सॉल्व, लेकिन उस कश्मीर के इशू सॉल्व करने से पहले हम इस इंडस रिवर सिस्टम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरा पाकिस्तान इस 3 रिवर को के ऊपर में निर्भर करता है। और अगर हमने इस 3 रिवर को अपने अंडर में नहीं लिया, अगर किसी दिन फ्यूचर में इंडिया ने इस 3 रिवर को रोक लिया, तो पाकिस्तान के पास पानी ही नहीं बचेगा। तो हम खेती कहां से करेंगे, अपने लोगों की प्यास कहां से बुझाएंगे, अपने देश में ऊर्जा कहां से जनरेट करेंगे, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो सब डैम से जनरेट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जनरेट होता है, और वो रिवर आएगा ही नहीं हम तक। पाकिस्तान, इंडिया रोक लेगा उसको तो हमारे देश में आएगा ही नहीं, तो हमारे देश में डेवलपमेंट क्या होगा, फैक्ट्रियां कैसे चलेगी, खेती कहां से होगी, लोगों की प्यास कहां से बुझेगी। तो इसीलिए उनको जरूरी था कि भैया ये जो 3 रिवर है इसका एक्सेस तो पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए। और भोले थे हमारे प्रधानमंत्री जी, भोले नहीं बोलूंगा, वो एक अच्छी सोच के नेता थे, पूरे दुनिया के लिए सोचते थे। इंडिया, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी सोचा। इस तरह से क्या होता है, जिन्ना कहते हैं, पर जिन्ना उससे पहले जन्नत को प्यारे हो जाते हैं। फिर अयूब खान आते हैं, पहले दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं, वो क्या करते हैं, नेहरू जी को बुलाते हैं, और फिर नेहरू जी को लाहौर बुलाते हैं, और 19 सितंबर 1960 को ये पहला हार हमारा इंडिया होता है, हार होता है। मैं एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूं कि हमारी हार होती है। कैसे? देखो, जंग लड़ने से पहले ही हम हार जाते हैं। कैसे? तो इनको बुलाते हैं चीफ गेस्ट में और बोलते हैं कि देखिए हम बहुत गरीब हैं, हमारे साथ ये दिक्कत है, हमको आप दे दीजिए, और एक सातिर चाल ये चलते हैं कि भैया कश्मीर का सॉल्यूशन आपको दे देंगे, लेकिन आप इंडस रिवर सिस्टम पे साइन कर दीजिए। इंडस रिवर सिस्टम हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और नेहरू जी इस चीज को साइन भी कर देते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। सेम काम ये पंचशील एग्रीमेंट में भी करते हैं, चाइना के साथ हिंदी चीनी भाई भाई, फिर इनको धोखा मिलता है। सेम काम ये पाकिस्तान के साथ भी इनका होता है। क्यों? क्योंकि ये एक आइडियलिस्टिक नेता थे। ठीक है, ये करते हैं कि भैया आज साइन कर देते हैं, हो सकता है कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, पर ऐसा होता नहीं। 1960 दो साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है ऑफ कोर्स। तो फिर जाकर के कभी सॉल्व, आज तक कश्मीर सॉल्व नहीं होता है। देखो बात ये होता है ना कि हमेशा हमने ये देखा है ना कि हमारे जो आर्मी है ना, हमारा जो फौज है ना, वो बॉर्डर पे जीत जाती है। 4 जंग हमने जीता है, 4 जंग हमने पाकिस्तान से लड़ा है। एक दो तो बहुत बड़े बड़े जंग थे, तो 4 जंग हमने जीता है। हमारा फौज हमेशा बॉर्डर पे अपने दुश्मन देशों को नस्ते नाबूद कर देता है। लेकिन जब टेबल पे साइन करने की बात आती है, तब हम टेबल पे हमेशा हार जाते हैं। बॉर्डर पर हमारे नौजवान जीत जाते हैं, लेकिन टेबल पे हमारी हार होती है, जैसे 1960 में हुआ, जैसा शिमला एग्रीमेंट में हुआ। हम चाहते 1960 में बोलते कि सीधा कश्मीर हमें दे दो, हम 1971 वॉर में हम बोलते कि सीधा कश्मीर हमें दे दो। जब 92,000 लोगों को हमने उनके सेनाओं को हमने ये करवाया था, हमारे फौजी ने उनके ऊपर में बोला कि भैया शस्त्र त्याग दो, पूरा वर्ल्ड मीडिया देख रहा था, तो हम कर सकते थे, कश्मीर मांग सकते थे, लेकिन हमने नहीं मांगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा फौज तो जीत जाता है, लेकिन हमारा जो हार है वो टेबल पे हो जाता है। सेम चीज यहां भी हुआ। खैर, इसमें होता क्या है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? इसमें होता है कि ये 3 रिवर, ये जो 6 रिवर है, इसमें से जो वेस्टर्न रिवर है, जो ऊपर की जो 2 नदियां हैं, जो ऊपर की जो 2-3 नदियां हैं, इन 3 नदियों, जिनको हम वेस्टर्न रिवर बोलते हैं, इस इंडस रिवर सिस्टम है, और नीचे की जो 3 रिवर्स हैं उनको ईस्टर्न रिवर। तो जो ऊपर की 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, इसका कंट्रोल हम पूरा का पूरा किसको दे देते हैं? हम देते हैं पाकिस्तान को। और ऐसा पूरा का पूरा 80% पानी पाकिस्तान को चला जाएगा, लिमिटेड एक्सेस रहेगा इंडिया, और नीचे का जो 3 रिवर है इसके ऊपर में फुल कंट्रोल जो है इंडिया को रहेगा। अब देखो 6 रिवर्स हैं, 6 रिवर्स इंडिया होते हुए ही बहता है। हम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन हम नहीं रोक रहे हैं। खैर, तो इन 3 रिवर्स का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाता है। इंडिया के पास लिमिटेड एक्सेस होता है कि आप उस तरह का प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिस प्रोजेक्ट से उस पानी का बहाव जो है वो कम ना हो। जैसे कि आप अगर डैम बना रहे हैं तो डैम बनाइएगा, ठीक है,
उससे पानी का बहाव तो कम नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस पानी का इस्तेमाल आप अपने एग्रीकल्चर के लिए कर लीजिएगा, फिशरीज के लिए कर लीजिएगा, या फिर सिंचाई के लिए करने लगिएगा, तो उस पानी का बहाव तो कम हो जाएगा, क्योंकि आप पानी को खर्च कर रहे हैं। तो वो सब काम आप नहीं करेंगे। उसके बाद जो रन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वो सब आप चला सकते हैं, लेकिन उसका कंजम्पशन आप नहीं कर सकते। ये आप इस तीनों रिवर पे कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक डिस्प्यूट रिजॉल्व, और हाँ, इस इंडस वाटर ट्रीटी को जो मीडिएटर था वो कौन था? वो था हमारा वर्ल्ड बैंक, कि भैया एक पाकिस्तान से वर्ल्ड बैंक को रख लेते हैं। उसके बाद इस ट्रीटी को खत्म करने का कोई पॉलिसी नहीं था, इस ट्रीटी को रिजॉल्व करने का पॉलिसी था, इसको सॉल्व करने का रिजोल्यूशन था। वो ये था कि हम इस तीन तरीके से इस प्रॉब्लम को, अब अगर कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट हुआ तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जो डिस्प्यूट सॉल्विंग रिजोल्यूशन है, इसमें क्या होता है कि पीआईसी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले परमानेंट इंडस कमेटी बनाया जाता है। जो इस परमानेंट इंडस कमेटी में एक इंसान जो है इंडिया से होंगे, दूसरे इंसान जो है पाकिस्तान से होंगे, दोनों मिलकर के एक दूसरे के टेरिटरी में जाएंगे, जांच करेंगे और फिर जाके सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तो न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठाया जाएगा, जो देखेगा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बात होगा, अगर इससे भी सॉल्व नहीं होगा तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा, जो कि हाग में है। तो इस तरह से प्रॉब्लम कुछ भी इंडस वाटर ट्रीटी से आता है तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप देखो दिक्कत क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि अब जब पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम से बाज नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम यहां झेलम पे किशन गंगा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, हम यहां पे चिनाब पे रतले प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं, डैम के थ्रू हम डैम्स बनाते हैं ताकि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाए, है ना। ओके, जनरेशन होता है तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा शातिर दिमाग का है, वो सीधा चला जाता है। पहले हम लोगों से बात करना चाहिए था उसको, है ना, लेकिन नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी नहीं, सीधा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है। इंडिया बोलता है कि भैया आप जा रहे हो जाओ, पर सीधा ऐसा थोड़ी है कि हम दोनों का रिलेशन है, हम दोनों इसके ऊपर में काम कर रहे हैं तो हमें आपसे पूछना चाहिए था, पर नहीं। तो इतना ड्रामा वो करते हैं, बट फिर भी हम इसको जो है वो सस्पेंड नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कंटिन्यूअसली आतंकवाद हमला होता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि नहीं, अब ये टाइम आ गया इसको सस्पेंड करने का, और अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो भी इंडस वाटर ट्रीटी था वो सब अब चला गया, वो अब सब चला गया, अब हम इसको नहीं मानेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोगों ने बोला है कि हम आपके साथ कोई भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो शेयर नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर ही नहीं करेंगे, तो भैया कितना पानी आया है नदी में, कितना पानी नहीं है, इनको अगर डॉक्यूमेंट ही शेयर नहीं करेंगे ये ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। उसके बाद यहां पे हम अब इन रिवर्स के ऊपर में क्या करेंगे, डैम बनाएंगे। डैम की वजह से क्या हो जाएगा कि रिवर्स को जो है, पाकिस्तान को जो है पानी मिलेगा ही नहीं। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो उनके किसान खेती कैसे करेंगे, अगर उनके किसान खेती नहीं करेंगे उनका इकोनॉमी कैसे जनरेट हो जाएगा, जो भी पानी के ऊपर में है सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा, आपको बता दूं कि यहां पर जो भी इनके ऊपर पाकिस्तान में जो टोटल 80% वाटर है, एग्रीकल्चर में जितना भी पानी का इस्तेमाल किया था उसका 80% वो लोग पानी किससे उनको मिलता है, इन 3 रिवर्स के थ्रू मिलता है। और इन 3 रिवर्स को अगर हमने रोक दिया तो इनका पूरा एग्रीकल्चर समाप्त हो जाएगा, इनका पूरा मत्स्य पालन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद ये देखो एग्रीकल्चर उनका जो है, अगर उनका खेती नष्ट कर दिया हमने तो इससे क्या हो जाएगा कि 23%, पूरा इकोनॉमी का जो 23% है वो खेती के ऊपर में डिपेंडेंट करता है, और उस खेती का 90% इरिगेशन जो है वो इन रिवर्स के थ्रू होता है। ये सब छोड़ो यार, अगर हमने डैम बना लिया ना तो इनके जो देश में नदियां जा रही हैं, ये जो इन्होंने डैम बड़ा बड़ा बना रखा है, इनके डैम में पानी ही नहीं आएगा, और अगर पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, फिर पानी नहीं आएगा, इनको इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं कर पाएंगे। जो अभी वो बिजली उनके देश में नहीं है, वो बिजली का वो सपना ही भूल जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर उस देश में लोग विद्रोह करेंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होगा, बलूचिस्तान जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा, सिंध प्रोविंस में जो आजादी का नारा लग रहा है वो क्रिएट होगा, बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे नारा लगेगा, वहां के लोग अपने सरकार से डिमांड करेंगे, और जो एक पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान एक नहीं है, 3 पाकिस्तान है। पाकिस्तान की मिलिट्री एक अलग पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जनता एक अलग पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार जिसका आधिपत्य है ही नहीं वो अलग पाकिस्तान है। तो इन तीनों पाकिस्तान में झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इस कॉन्फ्लिक्ट से जो एक पाकिस्तान हमने 1971 में 2 बना दिया, वो पाकिस्तान अब 4 हो जाएगा। बलूचिस्तान आराम से अलग हो जाएगा, पीओके हमारा हो जाएगा, और सिंध जो है वो अपने आप टूट जाएगा।
फिर पाकिस्तान तालियां बजाते रहेंगे, घंटियां बजाते रहेंगे, जो करना होगा करेंगे। फिर उसी में आप लोग देखना कि उसी में जो आतंकवादी है ना, जो कॉमन सिविलियंस हैं, जो सिटीजन है, वो खुद बॉम्ब बनाएंगे और खुद आर्मी बेसिस के ऊपर में अटैक करेंगे, जैसा कि बलूचिस्तान में होता है। यह सिचुएशन हम क्रिएट करने वाले हैं और इस तरीके से हम उनके लाइवलीहुड के ऊपर में अटैक करेंगे। यह बहुत सीरियस होने वाला है। शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से पब्लिक प्रोटेस्ट, राइट, दंगे होंगे, गवर्नमेंट के ऊपर में लॉसेज होंगे। बट कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? तो वो बोलते हैं कि इससे क्या हो जाएगा ना कि इंडिया के प्रति एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर में। होने दो, अभी नहीं हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना, होने दो, हम तोड़ देंगे, हम उसका भी सॉल्यूशन है, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। फिर लोग बोलते हैं कि चाइना जो है वो भी इस तरह की पॉलिसी अपनाएगा, वो भी ब्रह्मपुत्रा में जो है वो भी डैम बनाएगा और हम तक पानी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। बस उस ब्रह्मपुत्रा से फिर दिक्कत किसको होगा? बांग्लादेश को ही दिक्कत होगा। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है। बॉर्डर टेंशन से एक अलग बात है। लोग, काठमांडू के एक रिसर्च बेस ने बताया कि आप जो भी कीजिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अगर हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस को कंटेन भी कर लिया, फिर भी जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका 1/3 वॉल्यूम जो है वो इस दशक तक खत्म हो जाएगा। फिर तो और क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर जो मेल्ट होने हैं वो भी और मेल्ट ज्यादा हो जाएंगे, पानी का ड्रेनेज होगा, पानी की कमी होगी और हमारे पास पानी की कमी होगी। उसमें हम अगर इस तरह की एक्ट को लेके आएंगे, इस तरह का जो टेम्पररी हम लोग जो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान कंप्लीटली डिस्टेबलाइज हो जाएगा और पाकिस्तान टूट जाएगा। फिर हमें आसान हो जाएगा, जैसे अभी बांग्लादेश को हम हैंडल कर पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से अलग हो गया है, उसी तरह से 4 पाकिस्तान से हम लोग ऑलरेडी आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो ये चीज होने वाली है, इसके ऊपर में अपडेट्स आएंगे। और इंडिया सिर्फ यहीं तक रुकने वाला नहीं है, इंडिया कुछ और भी करेगा। क्या करेगा? इंडिया खुद बताएगा, और जब बताएगा ना तो आपके कानों से, आंखों से खून भी आएगा, आपके नहीं, पाकिस्तान वालों के। खैर, बने रहिए हमारे साथ। मैं था आपके साथ प्रशांत झा। फिर मिलते हैं किसी अलग सेशन में, किसी और अलग टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो मैंने किशन गंगा प्रोजेक्ट बताया, ये किशन गंगा नदी पे है, लेकिन ये जो किशन गंगा है रिवर, ये किशन गंगा किस नदी का ट्रिब्यूटरी है? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने सीरियस एस्पिरेंट हैं। और दूसरा, ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ये कौन से देश में है? ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका क्या ओपिनियन है कि इंडिया को ऐसे कदम लेना चाहिए या फिर इसके अलावा और क्या क्या स्टेप्स हैं जो इंडिया को उठाना चाहिए, इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप एक अवेयर नागरिक हैं, जो आज से 50 साल पहले जो हमारा सोच, जो हमारा एजुकेशन होता था, उससे कहीं ज्यादा आप लोगों के अंदर में है। तो आप इस चीज का रिफ्लेक्शन दीजिए, क्योंकि जो मीडिया है ना वो ग्लोबल है, सब लोग देख रहे हैं आपको। तो आप आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूं किसी अलग सेशन में। थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।